ओके, लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था, चलो ये बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने वेरिएबल एक्सेलरेशन के ऊपर क्वेश्चंस करे थे, ठीक है। आज हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी करेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी करने से पहले अपन ना थोड़ा एक काम कर लेते हैं, थोड़ा ग्राफ के बारे में आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ग्राफ के बारे में जब आपको एक आइडिया आ जाएगा, उसके बाद जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी करेंगे और उसके अंदर जो ग्राफ के क्वेश्चंस हैं फिर करेंगे, तो फील आ जाएगा थोड़ा ढंग से, ठीक है। तो फटाफट हेडिंग दे दो ग्राफ, थोड़ा ग्राफ को समझ लेते हैं। एक जेन्युइन आइडिया लेंगे ग्राफ का जो आपको काम देगा। सबसे पहले बेटा 3 तरह के ग्राफ हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, लिख दे रहा हूं कौन कौन सा। एक तो आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, ठीक है। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, और तीसरा डिस्कस कर रहे होंगे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का, ठीक है। हमारे पास ये 3 ग्राफ होंगे, इन तीनों ग्राफ पे डिस्कस करेंगे। पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या होगा? बस 2, एक सर स्लोप क्या होता है और दूसरा सर एरिया अंडर कर्व क्या होता है, बस इतना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो हमारा, 2 चीज मैंने कही, क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग? स्लोप एंड एरिया अंडर कर्व। पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूं, वैसे पहले भी मैंने डिस्कस करा है स्लोप और एरिया अंडर कर्व। स्लोप की अगर हम बात करें तो स्लोप क्या होता है सर? इन जनरल इट इज सिंपली वाई एक्सिस अपॉन में एक्स एक्सिस, ठीक है ना। इन जनरल इट इज सिंपली वाई एक्सिस अपॉन में एक्स एक्सिस। समझ गए बात को? हालांकि आप इसको क्या लिख सकते हो, dy बाई dx भी लिख सकते हो, ठीक है। और जहां हम स्लोप की बात करते हैं, अगर मैं थोड़ा सा बनाऊं, एक एक्सिस बनाऊं, ये dy बाई dx कब होगा? जब आपका स्मॉल इंटरवल के लिए हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, रैंडम ग्राफ बना लेते हैं, कोई सा भी है, कुछ ऐसा ग्राफ है आपका, ठीक है। कुछ भी रैंडम आपका ग्राफ है। आपको क्या करना है भाई? स्लोप निकालना है। लेट्स सपोज स्लोप मुझे निकालना है इस पॉइंट पर। तो किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करेंगे बच्चों? टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक टेंजेंट इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ करते के साथ जो एक्स एक्सिस जो इसके साथ मिल रहा है वो भी ऐसे ड्रॉ कर दो। अब आपको दिख रहा है कि यहां पर कुछ एंगल बन रहा है थीटा, करेक्ट? कुछ भी एंगल बन रहा है थीटा। समझ गए बात को? तो ये जो थीटा है, इस थीटा का tan थीटा जो होगा वो tan थीटा आपका स्लोप के इक्वल होगा। tan थीटा किसके इक्वल होगा? स्लोप के इक्वल होगा। अच्छा, tan थीटा ही क्यों रहा? तो tan थीटा इसलिए रहा, इसको अगर मैं थोड़ा और डिटेल में बिल्कुल शॉर्ट में लेके जाऊं, लेट सपोज मैंने एक ऐसा ग्राफ ले लिया, ठीक है, और ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका स्लोप मुझे बताना है, इसका स्लोप क्या होगा। आ जाते हैं पहले वाले कॉन्सेप्ट पे। मैंने क्या कहा था? स्लोप क्या होता है? y बाई एक्स, वाई एक्सिस अपॉन में एक्स एक्सिस। अब यहां पे देखो, मैं इसको मिला देता हूं फटाफट से, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगी? y होगी, करेक्ट। और यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगी? जो भी x एक्सिस में होगा, x होगा, करेक्ट। अगर मुझे tan थीटा लिखना हो तो tan थीटा में क्या लिखूंगा सर? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? सर परपेंडिकुलर इज y। व्हाट इज बेस? सर बेस इज x। तो tan थीटा किसके इक्वल हो गया? y बाई x। और ये y बाई x किसके इक्वल था? स्लोप। इसलिए tan थीटा आपका क्या देता है? स्लोप देता है। तो tan थीटा आपका हो गया, tan थीटा आपका स्लोप हो गया। आगे बात सुनो। तो ये सारे तरीके हैं स्लोप निकालने के। एक तो ये डायरेक्ट हो गया, जिसमें आप थीटा निकालोगे, यहाँ पे क्या है? स्लोप कांस्टेंट है, यहाँ भी थीटा होगा। आगे बढ़ोगे, यहाँ भी थीटा होगा, सब जगह थीटा होगा। यहाँ पे क्या है? हर एक पॉइंट पे अलग अलग आपका एंगल आएगा। समझ गए बात को? ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा स्लोप, जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज y अपॉन एक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एरिया अंडर कर्व।
सर एरिया अंडर कर्व क्या होता है? इट इज सिंपली इंटीग्रेशन y dx। ये क्या होता है? इंटीग्रेशन y dx। इंटीग्रेशन y dx क्यों है, इस बात को समझना। जैसे मैं एक ग्राफ ले लेता हूं, और ये रैंडम ग्राफ है, कुछ इस तरीके से ये ग्राफ आपका बना हुआ है। समझ गए बात को? अब एरिया अंडर कर्व का मतलब क्या है सर? ठीक है, इसका पहले डिस्कशन करते हैं कि सर एरिया अंडर कर्व का मतलब है क्या। पहले तो ये कर्व है, इस कर्व के अंडर जो एरिया आ रहा है पहले इसको बना लो। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, अब देखो एरिया अंडर कर्व का मतलब क्या हुआ कि उस कर्व के अंदर जो भी एरिया आ रहा है ना, इस कर्व के अंदर जो भी एरिया आ रहा है इन सबका टोटल एरिया कितना होगा। ठीक है, इसका एरिया कितना होगा आपको ये निकालना है। अब देखो अगर मैं कोई एक शेप दे दूं, ट्रायंगल दे दूं, रेक्टेंगल दे दूं, तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं, इजिली निकाल सकते हैं। सर एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर परपेंडिकुलर है अपने पे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे, रेक्टेंगल है तो क्या कर देंगे, एल इंटू बी कर देंगे। तो जो भी है, अगर मेरे पास कोई डिफाइंड शेप होगा मैं उसका एरिया इजिली निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास एक अनडिफाइंड शेप है, ठीक है, तो इस तरीके से कुछ भी बना हुआ है, मुझे इसका एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया इंटीग्रेट करके निकालेंगे। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ देना। ठीक है, यानी एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, उसका एरिया निकाल लेते हैं, और उस एरिया को हम लोग क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। कर सकते हैं ना ऐसा? चलो अब देखो जरा, मैंने क्या करा, यहां पे ना बिल्कुल एक छोटा सा हिस्सा कट करा। ठीक है, क्या करा मैंने? एक बहुत ही छोटा हिस्सा मैंने कट करा, इस को मैंने यहां से यहां तक ड्रॉ कर दिया। ये छोटा सा हिस्सा मैंने यहाँ पे कट करा है। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस पे दिखाऊं तो ये एक्स एक्सिस पे क्या है? dx है। समझ गए बात को? इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है? dx है। और जो इसकी लेंथ है, लेंथ कितनी है बेटा? लेंथ कितनी होगी सर? y होगी। कुछ भी y होगी तो लेंथ हो गई आपकी y, और ब्रेथ कितनी होगी? dx। क्या ये आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है? क्या ये आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है? यस सर। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है सर? लेंथ इंटू ब्रेथ। यानी इतने का एरिया कितना आ जाएगा? y dx। सर इतने का एरिया आपका आ गया y इंटू dx। अब ये छोटा सा एरिया मुझे क्या करना है? यहां से लेके यहां तक ऐड कर देना है। करेक्ट? आगे बात समझ में? तो यहां से पूरा मुझे अगर ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा? लेट सपोज ये था तुम्हारा x1 और ये था तुम्हारा x2, इस पूरे को ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेट कर दूंगा। आगे बात समझ में? तो इंटीग्रेट कहां से कहां तक सर? x1 से लेकर के x2 तक। बात आई समझ में? तो एरिया अंडर कर्व जो होता है वो क्यों होता है? इंटीग्रेशन y dx। क्लियर हो गया सर? एरिया अंडर कर्व, उस कर्व के अंदर जो भी एरिया हमें वो निकालना है। अगर मेरे पास डिफाइन शेप है तो मैं इसको लगाऊंगा ही, मैं डायरेक्ट निकालूंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, जो भी तुम्हारा शेप का जो एरिया होता है। लेकिन अगर तुम्हें पास हमारे पास अनडिफाइंड शेप है तो तुम क्या करोगे? एक छोटा सा हिस्सा कट करोगे जिससे तुम्हारा रेक्टेंगल बन जाएगा, फिर जहां से जहां तक था वो पूरा इंटीग्रेट कर दोगे। आगे बात समझो? दिस इज एरिया अंडर कर्व एंड दिस इज स्लोप। दोनों फंडास क्लियर हो गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, इनके ऊपर मेनली चर्चा करते हैं। चलो, फर्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। चलो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बना लेते हैं फटाफट। ठीक है, और सबसे पहले बात कर लेते हैं, किसी का भी बात कर सकते हो। लेट सपोज ऐसा कुछ ये इसका कर्व है, कुछ ऐसा इसका बनाया होगा एरिया। तो पहले अगर हम बात करें स्लोप, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है डेट इज एस, यहाँ पे टाइम है डेट इज टी। तो अगर मैं स्लोप की बात करूं, अभी मैंने आपको सिखाया है स्लोप क्या होता है। सर स्लोप होता है y बाई एक्स। वाई एक्सिस पर क्या है? एस है सर। एक्स एक्सिस पर क्या है? टी है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कुछ होता है? हाँ सर, क्या होता है? वेलोसिटी। यानी इसका स्लोप क्या देगा आपको? सर इसका स्लोप देगा आपको वेलोसिटी। आई बात समझ? तो आप एरिया अंडर कर्व से बता सकते हो कि सर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो गया।
अगर आपको पहले से याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहां से भी दिमाग में रख सकते हो। अगर आपको ये याद है कि स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया आपका यहाँ पे, यानी स्लोप जो है क्या देगा, बताइए भाई, वेलोसिटी। और स्लोप कैसे निकालेंगे सर, किसी भी पॉइंट पर जाकर के टेंजेंट बना दो, मुझे इस पॉइंट पर निकालना है, मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक टेंजेंट बना दिया, जैसे ही टेंजेंट बन गया फटाफट उस पॉइंट पे इस तरीके से खींचेंगे और ये आपका थीटा बन गया। समझ गए बात को, ठीक है। ना एरिया अंडर कर्व, अगर एरिया अंडर कर्व की बात करें तो अभी हमने सीखा, अगर हमारे पास डिफाइन शेप नहीं है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम y टू dx। अब y एक्सिस क्या है बच्चों, s, x एक्सिस क्या है t, एस डी टी, यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का इंटीग्रेशन क्या हमें कुछ देता है, नो सर, इट इज यूजलेस, हमारे कोई काम का नहीं है। तो ये हो गया आपका यूजलेस, सर कोई भी काम का ये नहीं है। चलो नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है आपके पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ देखेंगे फटाफट। ये आपका v है, ये आपका t है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं स्लोप का। तो स्लोप क्या होता है बच्चों, सर y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस, यानी वेलोसिटी वर्सेस में अपॉन में टाइम। अब वेलोसिटी बाय टाइम किसका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन। अच्छा एक बात जरूर ध्यान रखना, ये वेलोसिटी बाय टाइम नहीं है, ये चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। समझ गए बात को, ये क्या है आपके पास, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम क्या आता है आपका, एक्सेलरेशन। ये क्या आ गया आपका, एक्सेलरेशन आ गया। आगे बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व यानी इंटीग्रेशन वी डी टी। इंटीग्रेशन वी डी टी क्या देगा आपका, सर इंटीग्रेशन वी डी टी क्या देगा, सर ऑफ कोर्स ही बात है, डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा ये, डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट देगा, इसके ऊपर मैंने पहले भी चर्चा करा है कि ये चीज हमेशा डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्टेंस मत कह देना, ठीक है ना, डिस्टेंस मत कहना, ये क्या देगा, हमेशा डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। देखो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ को अगर हम ढंग से देखें तो अगर मैं इस तरीके से इसका भी ऐसे बनाता हूं कर, ये छोटा सा हिस्सा हमने कट कर दिया, इधर t है, इधर आपका a। अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं तो इसका स्लोप क्या देगा, सर y बाय एक्स, यानी एक्सेलरेशन अपॉन टाइम। क्या एक्सेलरेशन अपॉन टाइम हमारे लिए कुछ है, अभी कुछ होता है नहीं, दिस इज यूजलेस सर, दिस इज यूजलेस। अच्छा उसके बाद एक और क्वांटिटी है हमारे पास, एक और चीज हमारे पास, दैट इज एरिया अंडर कर्व, स्लोप हो गया। नेक्स्ट इज एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व क्या हो जाएगा सर, इंटीग्रेशन एडीटी, वाई एक्सिस पे ए है और एक्स एक्सिस पे टी है। तो इंटीग्रेशन एडीटी क्या देता है आपका, चेंज इन वेलोसिटी बेटा, है ना, क्या देता है आपका, चेंज इन वेलोसिटी। आगे बात सुन, फंडा हो गया क्लियर। तो ये तीन चीजें हैं, तीन ग्राफ है जिनके आपको स्लोप और एरिया अंडर कर्व याद रखने हैं। इसका स्लोप वेलोसिटी देगा, एरिया अंडर कर्व हमारे लिए यूजलेस है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, जिसके स्लोप में भी कुछ इंफॉर्मेशन होगी और एरिया अंडर कर्व में भी कुछ इंफॉर्मेशन होगी, करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, तो इसका स्लोप हमारे लिए यूजलेस है, बट एरिया अंडर कर्व काफी यूजफुल रहने वाला है, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने एक आइडिया दे दिया, ठीक है। बाद बाकी मैथ्स वाले बच्चे हैं तो ग्राफ का तो वो बहुत अच्छा आइडिया होता है, हालांकि करेंगे और भी चीजें देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फटाफट मोशन अंडर ग्रेविटी की तरफ। लेकिन बच्चों मैं आपको मोशन अंडर ग्रेविटी से पहले एक चीज समझाना चाहूंगा जो आपका बहुत ज्यादा काम देता है, क्वेश्चन भी बनते हैं, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। रिलैक्सेशन, नॉट रिलैक्सेशन टाइम, इट्स रिएक्शन टाइम, ठीक है ना,
इट्स रिएक्शन टाइम। तो हेडिंग देंगे रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम। अब इसको मैं क्यों चर्चा कर रहा हूं, है ना, चर्चा करने वाली बात इसीलिए क्योंकि बहुत सारे जैसे एचसी बनवा की मैं बात करूं तो उनमें इसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। हालांकि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट रिएक्शन टाइम को जानना जरूरी है। ठीक है, तो रिएक्शन टाइम जैसे ऐसे समझो, हर एक इंसान का अपना एक अलग रिएक्शन टाइम होता है। अपना अलग रिएक्शन टाइम मतलब कि जैसे आप स्कूटी चला रहे हो, ठीक है, आप स्कूटी चला रहे हो, आप बाइक चला रहे हो और सामने आपको दिख गया कि कुछ गड्ढा पड़ा है, गड्ढा बना हुआ है, ठीक है, आपने गड्ढा देखा, तो गड्ढा देखने के बाद आप क्या करोगे, ब्रेक लगाओगे, है ना। तो आपने गड्ढा देखा, ऑब्जर्व करा, फिर आपने कुछ प्रोसेस करा, तो ये जो आपका दिमाग ये जो सोचने में जो समय लगा है ना कि अरे गड्ढा दिखा है, मुझे ब्रेक मारना है, इसमें जो टाइम लगा होगा वो टाइम क्या है आपका, रिएक्शन टाइम। समझ गए बात को। अब किसी का रिएक्शन टाइम बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बहुत शार्प होता है, किसी का क्या होता है, बहुत ज्यादा बेकार भी होता है ना। मान लो दिखा गड्ढा है सर, तो गड्ढा है तो एक बहुत शार्प दिमाग वाला तुरंत ब्रेक लगा लिया, और एक थोड़ा, है ना, तो वो क्या करेगा, अच्छा गड्ढा आ गया सामने, ठीक है, कहाँ है ब्रेक, कहाँ है ब्रेक, कहाँ, अच्छा ये रहा ब्रेक, जब तक ब्रेक मारा है तब तक गड्ढे के अंदर। ठीक है, तो रिएक्शन टाइम मैटर करता है। अच्छा रिएक्शन टाइम सबसे ज्यादा किसका है, अगर मैं एक लिविंग में बात करूं, एनिमल वगैरह सबको लेकर के, सबसे खतरनाक रिएक्शन टाइम किसका है, कैट का। मक्खी से भी ज्यादा रिएक्शन टाइम है उसका, ठीक है ना, बहुत खतरनाक रिएक्शन टाइम। चलो तो रिएक्शन टाइम के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अगर लिखूं मैं तो क्या होता है सर रिएक्शन टाइम, चलो लिख देते हैं। इट इज द टाइम इंटरवल under which object observe and process। ठीक है, मैंने क्या लिखा, इट इज टाइम इंटरवल अंडर विच एन ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व एंड प्रोसेस। ये एक टाइम इंटरवल है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट देखे और देखने के बाद क्या करे, कुछ प्रोसेस करे, उसको रिएक्शन दे, दैट इज रिएक्शन टाइम। अब इसके ऊपर मैं क्वेश्चन से एक एग्जांपल से शुरुआत करूंगा। देखो एक एग्जांपल क्या है, यस देखिए क्वेश्चन के ऊपर नजर देंगे। क्वेश्चन है, चलो बाइकर ही उठा लेते हैं। अब बाइकर हैज रिएक्शन टाइम, अब बाइकर हैज रिएक्शन टाइम 0.5 सेकेंड। He is riding a bike. He is riding a bike with constant velocity, with constant velocity 74 किलोमीटर, एक काम करो थोड़ा न्यूमेरिकल आसान कर लेते हैं, 72 किलोमीटर पर आवर। चलो at a time he observed, at a time he observed an obstacle, an obstacle in the path, in the path and applies brake, and applies brake brakes provides retardation of
retardation of 5 meter per second square. Find distance travel by bike after the observer, या बाइक कह लो, आफ्टर द बाइकर observes the obstacle. चलिए, सिंपल सा सवाल है जो मैंने यहां लिखा है. A biker has reaction time 0.5 second. He is riding a bike with constant velocity 72 km/h. At the time he observes an obstacle in the path and applies brake. Brakes provide retardation of 5 meter per second square. Find distance traveled by bike after the biker observe the obstacle. ठीक है, एक कोई बाइकर है जिसका रिएक्शन टाइम आपको पता है कि 0.5 सेकंड है. वो देखता है कोई चीज को तो रिएक्ट करने में उसको 0.5 सेकंड लग जाता है. ठीक है, तो वो बाइक चला रहा था 72 किलोमीटर/आवर की स्पीड से और अचानक से उसे कुछ दिखता है. वो क्या करता है, ब्रेक मारता है. ठीक है, और ब्रेक मारने के बाद गाड़ी रुक जाती है, बाइक रुक जाती है. कितने का एक्सेलरेशन रिटार्डेशन देती है, 5 मीटर पर सेकंड का. तो आपको बताना है कि जो बाइकर होगा उसने जब ऑब्स्टिकल को देखा होगा तब तक में उसकी बाइक कितनी दूरी तय कर चुकी होगी. ठीक है, समझ गए बात को, है ना. सॉल्व करना चाहते हो सॉल्व कर लो, और नहीं तो यहां पे देखो, सॉल्यूशन देखो कैसे सॉल्व करेंगे. सिंपल सा फंडा क्या हुआ, एक बाइकर था सर, और ये क्या करना शुरू किया, चल रहा था आराम से. क्या कर रहा था, चल रहा था. मान लेते हैं यहां ना इसे कोई ऑब्स्टिकल है, चलो अभी नहीं देखते, चलो अभी पहले ना आराम से मस्ती से चल रहा था. यहां पे मैंने लिया 72 किलोमीटर/आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा क्या, है ना. तो 20 मीटर पर सेकंड से ये चल रहा था. ठीक है, अब आराम से चल रहा है चल रहा है चल रहा है. कब तक चल रहा है ये, 20 मीटर पर सेकंड ना. मान लो यहां t=0 है, आराम से चल रहा था एक कांस्टेंट स्पीड से. चलते 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 यहां कहीं मान लो यहीं पर होगा, है ना, यहां पे होगा ये, और इसको दिख गया होगा कि अरे सामने ऑब्स्टिकल है, ये कोई एक ऑब्स्टिकल है. बट रिएक्शन टाइम क्या है इसका, 0.5 सेकेंड. तो ये यहां से कुछ दूरी तो चल गया होगा जब टाइम कितना होगा, 0.5 सेकेंड. ये बात आ रही समझ में. सर ऑब्स्टिकल को देखने के बाद 0.5 सेकंड तो ये आराम से चला होगा, ब्रेक भी नहीं मारा होगा, क्योंकि इसका तो रिएक्शन टाइम क्या है, 0.5 सेकंड है. तो 0.5 सेकंड के बाद ही वो कुछ करेगा. तो ये यहां से यहां तक तो चल गया होगा 0.5 सेकंड तक. अब जब ये देखा तो ये क्या किया होगा, अब यहां पे ब्रेक लगाया. अब ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, इस डिस्टेंस में क्या होगा, एक रिटार्डेशन लग रहा होगा, दैट इज माइनस का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो एक्सेलरेशन होगा. करेक्ट बात. और यहां पर आकर के जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी हो गई होगी, 0 मीटर पर सेकंड. करेक्ट. तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि सर यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी. सवाल आ गया समझ में. हाँ भाई सवाल आ गया, यही कह रहा है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बाइक आफ्टर द बाइकर ऑब्जर्व द ऑब्स्टिकल. उसने जब ऑब्जर्व किया था, यहां ऑब्जर्व किया था, 0.5 सेकंड उसे क्या लगे, सोचने में, तब तक चल गया होगा कांस्टेंट स्पीड से. जब सोच लिया तो ब्रेक मारा, तो माइनस का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ब्रेक लगा. तो सबसे पहले यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाल लीजिए, कितनी हो जाएगी. सर कांस्टेंट स्पीड था, टाइम था हमारे पास, जब भी आपके पास यूनिफॉर्म मोशन है आपके पास एक फॉर्मूला है, कौन सा है बेटा, सर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस आपको निकालना है तो क्या कर देंगे, स्पीड इनटू टाइम. तो मैंने फटाफट क्या करा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम से निकाल दिया. स्पीड इनटू टाइम, स्पीड था 20, टाइम कितना लिया 0.5, आंसर कितना आ गया, 10 मीटर आ गया क्या. करेक्ट. सर यहां से यहां तक तो ये 10 मीटर चल गया.
अब सवाल आता है यहां से यहां तक, तो बहुत इजी है, सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, है ना सर। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, v आपका 0 हो गया सर, माइनस का u स्क्वायर, यहां पर जब था तो स्पीड कितनी थी 20, 20 का स्क्वायर 2 इंटू एक्सलेरेशन नेगेटिव का होगा माइनस का 5, और यहां से आपको डिस्टेंस निकालना है। तो मुझे तो यहां से साफ साफ कितना नजर आ रहा है, चलो लिख ही देते हैं 400, और यहां कितना हो गया जल्दी बताएंगे, 50 नहीं हुआ क्या, माइनस का 50, करेक्ट, सॉरी ऐसे था ना, ऐसे ना यहाँ पे 10 हो गया ना, ये ऐसे ना कि 5, ठीक है। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई क्या, है ना, s की वैल्यू आ गई 40। तो मतलब यहां से यहां तक कितना चला होगा ये 40 मीटर, ब्रेक मारने के बाद और रुकने से पहले। तो टोटल कितना चल गया बच्चों ये 50 मीटर। आई बात समझ में, फंडा हो गया क्लियर। तो रिएक्शन टाइम थोड़ा इसलिए जरूरी है क्योंकि थोड़ा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, जब तक वो रिएक्ट करेगा यानी कि वो अभी अपने उसी मोशन में। आई बात समझ में, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की। रिएक्शन टाइम हम लोग समझ गए हैं, आगे बढ़े मोशन अंडर ग्रेविटी। ऐसे ही सवाल होंगे, इससे ज्यादा डिफिकल्ट सवाल कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सवाल आपके पास ऐसे ही आएंगे। चलो फटाफट मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर लेते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी समझते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी होता क्या है, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं। हालांकि हमारे पास बहुत सारी इक्वेशंस भी हैं जिससे हम लोग क्वेश्चंस को इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट पहले फटाफट देख लो। तो लेट सपोज हमारे पास ये हमारा अर्थ, ये अपने पे अर्थ है बच्चों। अर्थ की रेडियस कितनी होती है 6400, कितनी होती है 6400 किलोमीटर, ठीक है। याद रखना रखो, नहीं याद रखना कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा नॉलेज वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और होता क्या है सर, ग्रेविटी आपका अर्थ हो गया। अब इससे किसी डिस्टेंस पर, इससे किसी डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, हालांकि ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होता है ना। तो कोई ऑब्जेक्ट होगा, वो क्या कर रहा होगा, नीचे की तरफ आ रहा होगा सर, इस तरीके से आ रहा होगा। क्यों आ रहा होगा, क्योंकि हमें पता है अर्थ के पास एक्चुअली क्या है ना, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, जो कि क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने पास खींचता है। और वो फोर्स कितना होता है सर, वो फोर्स होता है Gm1m2। अगर मैं इसका मास कैपिटल M ले लूं और इस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m ले लूं, तो ये फोर्स कितना हो जाएगा सर, Gmm अपॉन में r²। डायरेक्ट मैंने r लिखा, हालांकि ये डिस्टेंस भी कुछ होगी, बट तुम सोचो रेडियस 6400 किलोमीटर है, और ये कितना ही होगा, कितना ही होगा 6400 किलोमीटर में तुम 100 मीटर ऐड करो, तो 1 किलोमीटर ऐड कर लो, 1 किलोमीटर तो बहुत होता है, वो भी ऐड कर लो, क्या कुछ खास फर्क पड़ेगा। तो इसलिए डायरेक्ट r का स्क्वायर रखिए। तो जो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है भैया आपका, Gm1 या Gm1m2 अपॉन में r², ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। क्लियर है भाई। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, अब हालांकि अगर इसको तुम देखो तो ये किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। g मैंने लिख दिया, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। ये g किसी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा, और इस एक्सेलरेशन का नाम क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज g। तो यहां से आपके पास g का एक फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, क्योंकि स्मॉल m और स्मॉल m यहां से कट जाएंगे, तो g का आपके पास क्या फॉर्मूला निकल के आ गया सर, Gm बाई r²। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग निकल के आ गया, ठीक है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज निकल के आ गया। कैसे आ गया समझो, यहां मैंने क्या लिखा है, G विल इक्वल्स टू Gm अपॉन में r², करेक्ट। इंटरेस्टिंग इसीलिए है, यहां पे कहीं भी ऑब्जेक्ट का मास ही नहीं आपको दिख रहा है, यहां पे कहीं भी आपको ऑब्जेक्ट का मास दिख रहा है क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ उस प्लेनेट का मास और वो डिस्टेंस।
करेक्ट, मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रही है तो इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि उसका मास कितना है। करेक्ट, मतलब कि अगर एक लोहा लो और एक रुई लो, दोनों को ड्रॉप करो तो दोनों एक साथ नीचे आना चाहिए। समझ गए बात को, दोनों एक साथ नीचे आएगा। अब दिमाग और खराब हो गया, आता तो नहीं है ऐसा, मतलब ये इक्वेशन गलत है? नहीं, ये इक्वेशन गलत नहीं है। एक्चुअली क्या है, एयर रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। क्या है कि क्योंकि वो लोहा जो है भारी है आपका, है ना, तो वो एयर रेजिस्टेंस जैसी चीज को ज्यादा रखता नहीं है, आराम से आ जाता है, ठीक है। बट जो रुई है ना, वो क्या करेगी, एयर रेजिस्टेंस में उसको थोड़ा वैसे करते जाएगा तो क्या होगा भाई, आराम से आएगा। तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो आराम से आता है और बाकी जो भारी चीज है वो तुरंत नीचे आ जाती है। बट व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट कि अगर आप एयर हटा दो, है ना, वैक्यूम बना दो, तो वैक्यूम बनाने पे कोई भी चीज अगर ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। समझ गए बात को? अगर इसके ऊपर तुम एक दो अगर एक्सपेरिमेंट भी अगर देखो तो कैसे होते हैं एक्सपेरिमेंट, जैसे देखा भी होगा तुमने, ये बुक है मेरे पास, ठीक है, एक पीस ऑफ पेपर दे दो मुझे। अब जैसे ये एक पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, और ये क्या है, आपका एक बुक है। भारी कौन सा होगा, बुक होगा। पेज क्या होगा, हल्का होगा। लेट्स ड्रॉप, देखा, बुक गिर गई नीचे, पेज ऐसे ऐसे लहराते चला गया। करेक्ट। अब ये देखो, ये क्यों हुआ, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस जो मैंने अभी आपको समझाया कि सर एयर रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या करेगा, इसको लहरा देगा। करेक्ट। अब इसी एक्सपेरिमेंट को हम दोबारा करते हैं। क्या करेंगे भाई, ये आपका एक बुक हो गया और बुक के ऊपर मैंने क्या करा, इस पेज को रख दिया। अब दोनों साथ में, अब गिराएंगे तो क्या होगा, अब देखो, अब गिरा के देखते हैं। इंटरेस्टिंग, क्या हुआ, दोनों एक साथ गिरा। आई बात समझ में, दोनों क्या हुआ, एक साथ नीचे गिरा। यानी कि जब ये अलग थे तो इसका एयर रेजिस्टेंस था, करेक्ट, एयर रेजिस्टेंस इसको तबाह कर दिया। लेकिन जब इसको साथ रखा गया तो अब इस पे ऊपर कोई, इस पेपर के ऊपर कोई एयर रेजिस्टेंस लगना बंद हो गया। और जैसे मैंने इसको ड्रॉप करा, देखो दोबारा देख लो, ये साथ गिरा। आगे बात समझ में? तो क्या है कि अगर कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिर रही है तो इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है कि उसका मास कितना है। समझ गए? चलो, आई होप आपको मोशन अंडर ग्रेविटी ढंग से क्लियर हो गया होगा। नाउ दिस जी, इस जी की वैल्यू कितनी होगी, इस जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हालांकि आप इसको अपने कैलकुलेशन के लिए बताऊं, आगे थोड़ा सा कैलकुलेशन आता है, तो आप इसको लगभग लगभग पाई स्क्वायर भी ले सकते हो। पाई स्क्वायर भी इतना ही आता है, 9.8 के आसपास, ठीक है। और अपनी कैलकुलेशन को और आसान करने के लिए तुम इसको 10 भी ले सकते हो, ठीक है। तो पाई स्क्वायर भी ले सकते हो, पाई स्क्वायर भी इतना ही आएगा, और 10 भी ले सकते हो। अब हालांकि आपको जहां जरूरत पड़ेगी, दिख रहा होगा कि भाई कहीं 10 है और नीचे में पाई स्क्वायर, तो कट कर देना, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए बात को? ठीक है। तो ये तो चीज होगी सर, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये ग्रेविटी लग रही है, दिस इज जी, ठीक है। अब देखो, इसमें दो तीन तरह के केसेस बनते हैं। पहला केस, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर गया, चलो पहला केस, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आया। दूसरा केस, कोई भी चीज नीचे से ऊपर गई। और तीसरा केस, कोई भी चीज नीचे से ऊपर गई और फिर ऊपर से नीचे आ गई। करेक्ट। इन तीनों केसेस को देख लेते हैं फटाफट से, सारी चीजें सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो पहला केस हम लोग ले रहे हैं, केस 1। नोट करना था क्या, सिंपल चीजें थी, है ना। तो पहला केस है हमारा, एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड, या कह लो ड्रॉप, फ्रॉम सम हाइट h,
ठीक है, किसी h हाइट से अगर मैं किसी भी चीज को क्या करूं, ड्रॉप करूं, तो क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी, देखिए फटाफट से। ये ग्राउंड है आपके पास और ये डिस्टेंस जो है ये h दिया हुआ है। कोई भी ऑब्जेक्ट यहां खड़ा होकर के, ढंग से इस बात को सुनना, यहां पे खड़ा होकर के इस ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकता है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फेंकी गई है तो जो उसकी इनिशियल स्पीड होगी वो क्या होगी, जीरो। देखो ठीक है, जीरो तो होगी, लेकिन अगर मैं तुम्हें एक्चुअल कॉन्सेप्ट बताऊं तो क्या होता है, जो भी बंदा उसे फेंक रहा है, ठीक है, जो भी बंदा या फिर जहां से भी वो फेंकी जा रही है, जो उसकी स्पीड होगी वही इनिशियल स्पीड बॉल की होगी, ठीक है, इन केस ऑफ ड्रॉप। यहां पर बंदा किस पोजीशन पर है, रेस्ट पर है, तो रेस्ट पर है तो इसीलिए बॉल की इनिशियल कितनी है स्पीड, रेस्ट है यानी कि जीरो है। समझ गए बात को। अगर बंदा ऊपर जा रहा होता, मान लो मैं एक हॉट एयर बैलून में बैठा हूं जो कि 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रही है, करेक्ट, और मैं बॉल को क्या करता, ड्रॉप करता, तो बॉल की इनिशियल स्पीड कितनी होती, 20 होती। हालांकि मैंने क्या करा, ड्रॉप ही करा है, लेकिन ड्रॉप करने का एक्चुअल मतलब ये है कि जिस ऑब्जेक्ट ने, जहां से ड्रॉप हुआ है, जिस ऑब्जेक्ट ने उसको ड्रॉप किया है, उसकी जो स्पीड होगी वही स्पीड बॉल की भी होगी। आगे बात सुन, फंडा हो गया क्लियर। तो यहां पे ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पर है, रेस्ट, तो इसलिए बॉल की क्या हो जाएगी, इनिशियल जीरो हो जाएगी। चलो इस बात को मैं लिख देता हूं यहां पे क्लियरली। ड्रॉप के केस में, ठीक है, ड्रॉप के केस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वही बॉल की इनिशियल वेलोसिटी होती है। इस पॉइंट को नोट करेंगे। ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी at time of drop equals to initial velocity of dropped object, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी एट टाइम ऑफ ड्रॉप विल इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट को हमने क्या करा है, ड्रॉप करा है। तो यहां पे आपका u कितना हो गया, यहां पे u है आपका 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, u कितना है आपका 0 मीटर पर सेकेंड। अब देखो साइन की बात कर लेते हैं। देखो साइन तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जिस तरफ को पॉजिटिव मानना है तुम पॉजिटिव मानो, जिधर नेगेटिव मानना है नेगेटिव मान लो, ठीक है, लेकिन हाँ एक बार जो तुमने साइन मान लिया उस पूरे क्वेश्चन में तुम्हें वही साइन कन्वेंशन रखना होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूं, मेरे लिए इधर के तरफ जो नीचे जा रहा होगा वो पॉजिटिव होगा, जो ऊपर जा रहा होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये मैंने अपने लिए क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो बच्चों जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी किधर लग रही है, नीचे लग रही है, तो जी क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए बात को। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो कहां से मैं देख रहा हूं, यहां से यहां तक, करेक्ट, डायरेक्शन क्या है मेरी, ऊपर से नीचे तक, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आया है ना, तो मैंने एच को क्या माना है, ढंग से सोचना, ऑब्जेक्ट कहां से आ रहा है, ऊपर से नीचे, यानी वो जो डिस्प्लेसमेंट है, जो इनिशियल पोजीशन है वो यहां है ऑब्जेक्ट की, फाइनल पोजीशन कहां है, यहां पर है। तो यानी आप मेजर कहां से करोगे, इनिशियल से फाइनल, यानी आप किस डायरेक्शन में आ रहे हो, नीचे आ रहे हो, तो नीचे आ रहे हो तो यहाँ पे एच भी क्या होगा आपका, पॉजिटिव का एच हो जाएगा। समझ के बात को, एच भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। साइन को जरूर ध्यान देना, यू भी आपका क्या है, पॉजिटिव ही होगा। समझ के बात को, ठीक है। अब हम लोग फटाफट निकाल लेते हैं। सर कोई भी ऑब्जेक्ट यहां से यहां आई है, लेट सपोज इसमें ना टी टाइम लगा है ना, इस टी टाइम को मैं टी मान लेता हूं, क्या कुछ टी टाइम लगा है, तो इस टी टाइम को मैंने लिख दिया। अगर मुझे टी निकालना है, टी को मैं क्या नाम लिख दूं, टाइम ऑफ डिसेंट लिख दूं, नीचे आने का समय। चलो एक काम करता हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट लिख देता हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका मतलब क्या होता है कि बॉल कितने देर हवा में है, ठीक है, बॉल कितने देर हवा में है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा आपका, सर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए सबसे बेस्ट इक्वेशन हमारे पास है, दैट इज एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पुट करिए, एच आप क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे,
u तो आपका 0 हो गया, कोई मतलब इससे नहीं है, 0 लिख दिया हमने, प्लस का हाफ। एक्सेलरेशन कैसा है आपका, नीचे ही आ रहा है क्या, नीचे हमने पॉजिटिव मानना है, पॉजिटिव लिख दिया, जी हो गया। टी स्क्वायर यानी ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है टी स्क्वायर। तो बच्चों यहां से टी की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 2h बाई जी, अंडर रूट 2h बाई जी। फंडा हो गया क्लियर। अगर मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव उल्टा माना होता तो क्या मेरा रिजल्ट डिफरेंट आता क्या, सोचो जरा। नहीं आता, क्यों नहीं आता समझो। मैं एक रफ बना के बता रहा हूं, ये मेरा रफ है। मैंने क्या करा भाई, ऊपर वाली डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मान लिया, नीचे वाली डायरेक्शन को मैंने क्या मान लिया, नेगेटिव मान लिया, करेक्ट। तो जैसे ही मैंने नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव माना है, मेरा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा क्या, करेक्ट। जो मेरा हाइट है वो क्या हो जाएगा, वो भी नेगेटिव हो जाएगा क्या, करेक्ट। क्यों, क्योंकि आपका इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। आप इनिशियल से फाइनल की तरफ का जो डायरेक्शन होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट तो नीचे है और नीचे की डायरेक्शन को आपने क्या माना है, माइनस माना है, तो ये आपका क्या हो गया, माइनस का एच। आई बात समझ में। नाउ पुट ऑन दिस इक्वेशन, इट इज माइनस का एच इज इक्वल्स टू माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, सो टी कम्स आउट अगेन रूट 2h बाई जी। फंडा हो गया क्लियर। तो आप साइन कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन जहां साइन लियो तो सबका साइन वैसा ही लेना। किसी को पॉजिटिव मान लिया, किसी को नेगेटिव मान लिया, तो आपके सवाल गलत हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया समझ में, दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। इस रफ वर्क को मैं मिटा देता हूं, नो नीड। चलिए फटाफट और समझते हैं। अब हम दूसरी चीज निकालने जा रहे हैं। सर ये यहां से यहां तक जिस वेलोसिटी पे आया, ये वेलोसिटी कितनी होगी, दिस इज वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड, है ना। नेक्स्ट इज वेलोसिटी with which it strike the ground। तो ग्राउंड को स्ट्राइक करने पे जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, सोचो जरा कितनी होगी। सर सिंपली अपने पे इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। तो फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है। इनिशियल आपके पास क्या है, 0 है, 2g आपने पॉजिटिव माना है, h आपने पॉजिटिव माना है, तो v इक्वल्स टू कितना आ गया, अंडर रूट 2gh। ये फंडा भी क्लियर हो गया। v इक्वल्स टू क्या आ गया, रूट 2gh। अगर आपको किसी t टाइम पर अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो वो कैसे निकाल सकते हैं, है ना। इस बात को भी लिख देता हूं, वेलोसिटी एट एनी टाइम t। तो अपने भी इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस at। v आपको निकालना है, इनिशियल 0 है, a आपने g माना है, और टाइम आपको लेट सपोज किसी t टाइम t पे निकालना है, तो v इक्वल्स टू कितना आ गया, gt आ गया। आई बात समझ में। तो यहां तो मैंने ले लिया था ड्रॉप मतलब कि 0, करेक्ट। अगर किसी 20 मीटर पर सेकेंड से होता तो आप खुद में इक्वेशंस को मॉडिफाई कर पा रहे हो। सर अगर इनिशियल वेलोसिटी होती तो जहां जहां आपने 0 करा है वहां पे वो चीज होती, करेक्ट। और वो होता तो आपका थोड़ा इक्वेशन थोड़ा डिफरेंट होता, तो निकाल तो लोगे, समझ के बात, ठीक है। तो ये हो गया वेलोसिटी एट एनी टाइम t, दिस इज वेलोसिटी विथ व्हिच स्ट्राइक द ग्राउंड, एंड दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। हालांकि आपके पास जैसे ये जो t है, अगर इस t में आप ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जैसे ही पुट करोगे तो ये v किसके इक्वल आ जाएगा, रूट 2gh। समझ के बात को, नहीं विश्वास है करके देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चंस भी कराया था मैंने आपको इसके ऊपर, है ना। एक क्वेश्चंस भी करा देता हूं, चलो नोट कर लो जब तक ये क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन से पहले ना, जैसा मैंने कहा ना कि ग्राफ, थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जब क्वेश्चंस करेंगे ना तब मजा आ जाएगा। चलो फटाफट ग्राफ देख लेते हैं। अब ग्राफ देखना जरा। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ में।
ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा रखेंगे अपन। तो ये ए है और ये आपका टी है। आपके पास है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब मोशन अंडर ग्रेविटी में जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है, टाइम बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, और जी हमारा कैसा आ रहा है? वही आ रहा है। और हमने जी को कैसा लिया? नीचे वाला साइन हमने क्या लिया? पॉजिटिव लिया है ना। नीचे की डायरेक्शन को हमने क्या लिया है? पॉजिटिव लिया है। तो जी हमारा कैसा है? पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, यानी कि सर सिंपली कह सकते हो इट इज स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। कब तक होगा सर? ये टी टाइम तक होगा। कौन सा टी टाइम? जो आपका निकल के आया था, डेट इज अंडर रूट 2h बाई जी। यही निकल के आया था, यही था ना, रूट 2h बाई जी। यहां तक आपका चलेगा और उसके बाद आपका जी लगना बंद हो जाएगा। करेक्ट बात। जब ग्राउंड पे टकरा गया सर, उसके बाद थोड़ी जी लगेगा, तो ये तब तक लगता रहेगा। आगे बात सुन, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। नाउ बात कर लेते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की। सी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। चलो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें तो ये कैसा होगा? अगर एक्सेलरेशन आपका कैसा है? यूनिफॉर्म है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा सर? यानी कि चेंज इन वेलोसिटी जो है वो इक्वल होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। करेक्ट, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या तो ऐसे सोचो, या तो ऐसे सोचो कि सर आपका एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होना चाहिए, उसका जो स्लोप होना चाहिए, वो स्लोप कैसा होना चाहिए बच्चों? कांस्टेंट होना चाहिए। करेक्ट, क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो स्लोप है वो क्या देता है? एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट स्लोप कैसा बनेगा सर? वो ऐसा बनेगा। करेक्ट, ऐसा ही ग्राफ हो जाएगा आपका। समझ गए बात को? अच्छा, यहां अगर मैं बात करूं, ये जो यहां पे रुका है, इनिशियल वेलोसिटी तो हमको पता है 0 था, है ना, u इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी कितनी आई थी? फाइनल वेलोसिटी कितनी आई थी सर? √2gh, √2gh। और टाइम कितना लग रहा था √2gh आने में? टी कितना था बच्चों सर? √2h बाई जी। अब जरा पुट करके देखो, देखो स्लोप निकाल के देखो, देखो जी की वैल्यू आ जाएगी, जी आ जाएगी। ठीक है, कैसे सर? स्लोप का फॉर्मूला आपने बताया था y बाई एक्स। y कितना? √2gh। x कितना सर? √2h बाई जी। करेक्ट, पूरा का पूरा किस में आ गया? रूट में आ गया क्या? √2gh इंटू जी अपॉन में 2h। देखो 2h कट गया, कितना आया? √g²। g² कितना होता है? g आता। आई बात समझ में? किस तरीके से निकाल सकते हो गया फंडा क्लियर? ठीक। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अच्छा, इसका एरिया अंडर कर्व निकालोगे तो क्या आना चाहिए? एच के इक्वल होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट एच था ना, जरा निकाल के देखो एरिया अंडर कर्व क्या होता है। एरिया निकाल के देखो सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। बेस कितना है बच्चों सर? √2h बाई जी। और हाइट कितना है? √2gh। यानी आप रख सकते हो हाफ, या एक काम करता हूं पूरा अंडर रूट डाल देता हूं, 1/4 है ना, इंटू 2h बाई जी इंटू 2gh। देखो जरा, g से g कैंसल, 2 इंटू 2 कितना हुआ? 4 हुआ। इस 4 से ये दोनों 2 कैंसिल, कितना आ गया? रूट का h²। आंसर कितना आ गया? h आ गया। आया समझ में? h हाइट ही, h डिस्प्लेसमेंट ही तो हमने ट्रेवल करा था। तो क्या है कि आप अगर दोनों निकालो, इसका स्लोप ही और इसका एरिया। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, इसका आप क्या निकालो तो आपको वेलोसिटी मिलता है। एरिया अंडर कर्व निकाल के देखो जरा, एरिया अंडर कर्व कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ होगा इसका क्या एरिया सर? L इंटू बी। L कितना है सर? ये एक्सेलरेशन कितना है सर? G है। G इंटू बी कितना है? √2h बाई जी। तो मैं इसको लिख देता हूं रूट के अंदर g² इंटू 2h बाई जी। तो g से ये कैंसिल, v कितना आ गया?
√2gh। समझ आई बात? ठीक है ना? इसका एरिया आपका कितना निकल के आ गया? √2gh। यही हमारा निकल के आया था कि भाई जो आपकी चेंज इन वेलोसिटी होगी, ये √2gh क्या है? चेंज इन वेलोसिटी की जो आपकी चेंज इन वेलोसिटी होगी कितनी होगी? √2gh होगी। ठीक है? किस टाइम इंटरवल पे? √2hg पर। समझ के बात को? ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते हैं। उसका भी तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा हमें। चलो, ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ कैसा बनेगा? सोचो जरा। नहीं सोच पा रहे हो? इसका ग्राफ कैसा बनेगा? सोच ही नहीं पा रहे? चलो कोई नहीं, इक्वेशन बना लेते हैं। जब आप नहीं सोच पाओ ना तो इक्वेशन बना लो। ठीक है, चलो फटाफट इक्वेशन बना लेते हैं। सर एस का मेरे पास फॉर्मूला होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू तो सर जीरो हो गया, एस हमारा एच के इक्वल था, तो एच इक्वल्स टू आपका आ रहा है हाफ जी टी स्क्वायर। करेक्ट, हाफ जी टी स्क्वायर। ये हाफ जी क्या है आपका? कांस्टेंट है। एस आपका क्या है? एच ही रहने दो। एस एस क्या है आपका? वाई एक्सिस। टी क्या है आपका? एक्स एक्सिस। तो वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ये क्या है? इनवर्ट लिखा हुआ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला। कैसा होता है? पैराबोला। अब चूंकि इसके आगे कौन सा साइन है? पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन का मतलब क्या होता है? ओपनिंग माउथ अपवर्ड। ओपनिंग माउथ अपवर्ड। अगर नेगेटिव होता तो ओपनिंग माउथ डाउनवर्ड होता। ठीक है, तो कैसा ग्राफ होगा सर? इसका ग्राफ होगा ऐसा। समझ में आई बात? ये पैराबोला है, ओपनिंग माउथ अपवर्ड। समझ गए? हालांकि इधर बनाया भी जाता तो इधर भी है, लेकिन इधर बनाने का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है मतलब? सर टाइम नेगेटिव थोड़ी होता है। अरे टाइम नेगेटिव होता है क्या? नहीं होता है। करेक्ट। अच्छा, मैंने ये यहीं से क्यों स्टार्ट करा? क्योंकि t इक्वल्स टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्या है? 0 है, इसलिए मैंने यहां से स्टार्ट किया। आई बात समझ? तो ये तो मैंने बना दिया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अब मेरा ना दिमाग थोड़ा सा खराब हुआ, मैंने कहा भाई डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ तो ठीक है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बताओ। हालांकि इसमें दोनों ही सेम आने वाले है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है वही उसकी डिस्टेंस है, ऊपर से नीचे है, तो इसमें करने का कोई मतलब नहीं, इसमें यही तीन रहने देते हैं। आई बात समझ में? चलो अब सवाल के ऊपर ध्यान देते हैं, और क्वेश्चन करने के बाद ये मैं ग्राफ के थ्रू भी पूछूंगा। ठीक है, ग्राफ हो गया क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देता हूं आपको। देखो यहां, तो यहां से कोई भी ऑब्जेक्ट ना नीचे गिर रहा है, और मैंने इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे दी, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली कितने स्पीड से गिर रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड से। और ये वाली जो हाइट है ये आपको दे रखी है 100 मीटर। ठीक है, आपको क्या निकालना है? बहुत आसान सवाल नहीं हो जाएगा? बहुत आसान हो जाएगा, थोड़ा सा बेसिक करोगे। चलो यार बेसिक क्या ही ज्यादा आसान हो जाए। चलो देखो देखो, ये देखिए क्वेश्चन देखो। यहां है कोई बंदा खड़ा, ठीक है, और इसने बॉल को क्या करा? ऊपर फेंका। ठीक है, और ये बॉल ऊपर गई, फिर नीचे आई। ये बॉल ऊपर गई, ऊपर जाकर के नीचे आती है, और यहां से जो इसने फेंका है ये स्पीड आपको दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। और ये वाली हाइट कितनी है आपके पास? 100 मीटर है। समझ गए बात को? आपको बताना है वेलोसिटी फाइंड velocity with which
इट स्ट्राइक द ग्राउंड और दूसरा है टाइम ऑफ फ्लाइट। भैया बॉल कितने देर हवा में रही, टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए। चलिए बताइए जरा, समय दे दूं क्या? चलो समय दे दिया आपको इसके लिए मैंने 1 मिनट का। चलिए फटाफट निकालिए। चलो टाइम अप हो गया, लेट्स स्टार्ट। ओके, वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड और दूसरा क्या निकालना है आपको? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पहले फटाफट वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड ये निकाल लेते हैं। ये कितना होगा? √2gh नहीं होगा, क्योंकि यहां पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। कैसे इनिशियल वेलोसिटी? अभी मैंने आपको समझाया था, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं ड्रॉप करता है, कुछ भी करता है, खैर यहाँ पे वो केस सुनिए, यहाँ पे तो ऊपर ही फेंका है 10 मीटर पर सेकेंड से, है ना। चलो फटाफट यही निकाल लेते हैं। तो पहली बात तो ऑब्जेक्ट जब यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है, ये किसी हाइट तक जाएगा, वहां फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी? 0 होगी। फिर ये उस हाइट से नीचे की तरफ आएगा, करेक्ट। और कॉन्सेप्ट क्या होता है सर? कॉन्सेप्ट ये होता है ना, ऑब्जेक्ट जो है जिस वेलोसिटी से जिस पॉइंट से फेंका गया है, वो जब उस पॉइंट पर आएगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही होगी, करेक्ट। बस फटाफट पॉजिटिव और नेगेटिव मान लेते हैं। तो मैंने क्या करा सर, जो भी चीजें ऊपर जा रही है उसको मान लेते हैं पॉजिटिव है, और जो भी चीजें नीचे आ रही है उसको मान लेते हैं नेगेटिव। मान लो ऐसा, उल्टा मान लूं क्या? चलो उल्टा मान लिया। लो, जो भी चीजें ऊपर जा रही हैं वो मेरे लिए नेगेटिव हो गई, और जो भी चीजें नीचे आ रही हैं वो मेरे लिए क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। तो ये जो u है 10 मीटर पर सेकेंड, ये u क्या हो जाएगा? माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। ये u कितना हो जाएगा? माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड। और ये कहां तक गया होगा? किसी h हाइट तक गया होगा। वो h हाइट भी मेरे लिए क्या होगा? नेगेटिव होगा क्या, है ना। ये जिस h डैश तक गया होगा, ये h डैश मेरे लिए क्या होगा? नेगेटिव होगा क्या, करेक्ट। क्योंकि मेरा इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, तो इनिशियल से फाइनल, समझ गए बात को। तो माइनस का h होगा, तो फटाफट पहले इस h को निकाल लेते हैं। सर माइनस का h डैश विल इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगा दो सर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। तो v आपका 0 है, u है आपका माइनस का 10 का स्क्वायर, और 2 इंटू g तो आपका नीचे ही लग रहा है, पॉजिटिव ही रहेगा। h क्या है आपका? माइनस का। तो यहां से कितना आ गया सर? 100 इज इक्वल्स टू 20h, करेक्ट। हाइट कितनी निकल के आ रही है बच्चों? हाइट कितनी निकल के आ रही है? 5 मीटर। हाइट निकल के आ गई 5 मीटर, करेक्ट। ये 5 मीटर क्या हो गई? इसकी हाइट हो गई। मतलब कि अब जो ऑब्जेक्ट आएगा वो ऑब्जेक्ट कहां से आएगा? सर यहां है इसकी इनिशियल पोजीशन, यहां है इसकी फाइनल पोजीशन, करेक्ट। यहां ध्यान देंगे। अच्छा एक बात और, ये जो मेरे पास इक्वेशन है, हालांकि मैं इसको बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकता था, बट चलो कोई बात नहीं, करते हैं डिस्कस। ये ऊपर गया, ऊपर की हाइट कितनी है इसकी? 5 मीटर। इसको 5 मीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो 5 मीटर जाने में कितना समय लगेगा फटाफट निकाल दो टाइम से। कितना हो जाएगा सर? v इक्वल्स टू क्या होता है? u प्लस 80। v क्या है आपका? 0। u ऑलरेडी किस में है? नेगेटिव में। तो u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? gt। u कितना है आपका? 10। g कितना लग रहा है? 10। t कितना होगा? तो t आ जाएगा 1 सेकेंड। तो मैंने h ही नहीं यूज करा, विदाउट h ही निकाल दिया। हालांकि h भी यूज करते, हाफ gt स्क्वायर, हाँ कर सकते हो, निकाल लो। तो टाइम कितना आएगा ऊपर जाने का? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड ऊपर जाने में लगा, 1 सेकेंड उस पॉइंट तक आने में लगा होगा, करेक्ट। तो इस h मीटर ऊपर गया, फिर h मीटर नीचे आया, तो टोटल टाइम कितना लगा? 2। तो मैं इसको टी डैश लिखता हूं, ये से कैपिटल टी डैश। ये कितना है आपका? 2 सेकेंड। मतलब कि सर यहां से जब यहां पहुंचा होगा तो इसको लग चुका है 2 सेकेंड।
अब आपको कहां से निकालना है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट का निकालना है, करेक्ट। दिस इज योर इनिशियल पोजीशन, दिस इज योर फाइनल पोजीशन। निकल के आ गया क्या, क्या करोगे सर? सर s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है 100, पॉजिटिव का कि नेगेटिव का? पॉजिटिव का, गुड। u कितना है 10, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि अब वो डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ, तो 10 हो गया। टाइम हमें निकालना है, हाफ g कितना है 10 है, अगेन टाइम आपको निकालना है। कितना हो गया बच्चों यहां से? 100 इज इक्वल्स टू, ये रूट में आएगा 10t प्लस 5t स्क्वायर, यही है ना, 5t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। 5 को कॉमन ले लो, t स्क्वायर प्लस 2t माइनस का 50 इज इक्वल्स टू 100, तो t स्क्वायर प्लस 2t माइनस, सॉरी 50 नहीं होगा 20 होगा, माइनस का 20 इक्वल्स टू 0, यही आ गया। तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √21 आएगी क्या? नहीं, √21 नहीं आएगी, कितना आएगा, √20 आएगा। निकाल लीजिए, है ना। क्या तरीका होगा, यहां से आप सॉल्व कर लो, d निकाल लो। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू कितनी है, माइनस का 20, कितना हो गया 4 प्लस 80 इंटू 1, हाँ कितना हो गया 84। तो x इक्वल्स टू क्या होगा भाई, यहाँ t लिख रहे हैं तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का भी यानी कि माइनस का 2 प्लस माइनस √84 अपॉन में 2a, a की वैल्यू कितनी है भाई, 2 हो गया। मैं जितना बोल रहा था उतना ही आ रहा है क्या? √84 को क्या लिख सकते हो भाई, माइनस का 2 प्लस माइनस √84 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, क्या लिख सकता हूं, 2√21, बताइएगा, लिख सकता हूं। और ये कितना हो गया 2 हो गया, तो t इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस अगर निकालोगे तो आ गया ये 1 प्लस, सॉल्व करके दिखाओ या डायरेक्ट लिख दो, चलो सॉल्व करके दिखा देता हूं तुम्हें। अब तो हो ही गया सॉल्व, अब क्या इसमें है, तो माइनस अगर तुम 2 कॉमन लेते हो तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस, अगर माइनस वाला ले रहे हो 1 माइनस, अगर माइनस वाला लोगे तो नीचे प्लस आ जाएगा 21 अपॉन में 2, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। अंदर ले लोगे तो वही आ जाएगा, t की वैल्यू कितनी आ रही है 1 प्लस माइनस √21, तो ये आ गया तुम्हारा t, कहां से कहां तक का, वहां से नीचे आने तक का। और पहले कितना टाइम लगा था 2 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना हो गया बताओ, दैट 2 सेकेंड प्लस 1 प्लस माइनस √21। अच्छा माइनस कंसीडर होगा क्या, हाँ भाई, क्या माइनस कंसीडर होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, √21 सोचो जरा कहां जा रहा है, अरे 5 के आस 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब 1 माइनस 4 करोगे तो टाइम किस में आएगा, नेगेटिव में, तो माइनस कंसीडर करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो ये कितना आ गया 2, तो ये t कितना आ गया आपका 3 प्लस √21, आई बात समझ, ये आपका टाइम हो गया, इतना ही निकल के आया था, ठीक है, कॉन्सेप्ट आ गया समझ में, चलो ये अच्छी बात, ठीक है बच्चों। फिर अगर इसी में तुम बनाओ वही ग्राफ, आपका काम है, आप ग्राफ वगैरह बनाइएगा, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाइए, इसमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाइए, और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाइए, और 2 ग्राफ और अलग से बता रहा हूं, एक आपका
स्पीड वर्सेस टाइम भी बनाओगे और डिस्टेंस वर्सेस टाइम भी बनाओगे। ठीक है, चलिए अगली क्लास में मैं डिस्कस भी करूंगा, आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। ठीक है।